आदाब नाजरीन, ईटीवी उर्दू की इस खास पेशकश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आसिफ खान। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे असेंबली इंतखाबात 2016 की। असेंबली इंतखाबात 2016 में सबसे पहले बात करेंगे हम आसाम के पहले मरहले में हो रहे इंतखाबात की। आसाम की 126 असेंबली सीटों के लिए पहले मरहले के तहत 4 अप्रैल यानी पीर के दिन वोट डाले जाएंगे और पहले मरहले में 65 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तमाम तर तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। साउथ अपर आसाम की 65 सीटों के लिए 14 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आसाम असेंबली इलेक्शन में इस बार किसी भी पार्टी को वाज़े अक्सरियत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आसाम में 15 बरसों से इख्तदार पर रहने वाली कांग्रेस को आम इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और बीजेपी ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल करके आसाम में अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी। इस बार असेंबली इलेक्शन में बीजेपी 2014 की कामयाबी को दोहराने की कोशिश करेगी। ताहम बीजेपी के लिए भी असेंबली इलेक्शन में हालात साजगार नजर नहीं आ रहे हैं। आसाम के राताबारी, बाधारकंदी, करीमगंज नॉर्थ, करीमगंज साउथ, बदरपुर, हिलाकौंदी, कातलीचेरा, अलगापुर, सिलचर, सोनाई, धौला, उदरबंद, लखीपुर, बारखोला, कातीगोड़ा, हाफलॉन्ग, हौराघाट, दीफू, बैथोलोंगसू, पानरी, औदालगौरी, माजबाद, धपकई जेलू, दकिनाजौली, बारचाला, तेजपुर, रंगापारा, सोतिया, विश्वनाथ, बेहाली, गोहपुर, बोकाखाट, सारोपाथर, गोलाघाट, जोरहाट, माजौली, तीताबार, मारियानी, त्योक, हमकौरी, नाजिरा, महमौरा, सोनारी, थोरा, स्वैपसागर, बेहपुरुआ, नावबोईचा, लाखीमपुर, धकुआखाना, धेमाजी, जोनाई, मोरान, डिब्रूगढ़, लाहौवाल, धोलियाजान, तेंगखोंग, नाहरकटिया, चाबुआ, तिनसुकिया, देगबोई, बरघेरटा, दोमदुमा, सादिया असेंबली हलकों में पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में टी गार्डन्स के मजदूरों के अलावा बांग्लादेशी माइग्रेंट दरअंदाजी एक अहम इशू है। जुलाई 2005 में इलीगल माइग्रेंट एक्ट को खारिज किए जाने के बाद आसाम में बंगला बोलने वाले मुसलमान परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी के नाम पर अब भी आसाम में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी वोट डालने के हक से महरूम है। अक्टूबर 2005 में बदरुद्दीन अजमल ने AIUDF कायम करके मुसलमानों को उनके हुकूक दिलाने का वायदा किया। बदरुद्दीन अजमल को मुसलमानों की हिमायत भी हासिल हुई और 2011 असेंबली इलेक्शन में AEUDIF को 18 सीटों पर कामयाबी मिली। लोकसभा इलेक्शन में 7 सीटों पर कामयाबी के बाद बीजेपी ने AGP और PPF के साथ इत्तेहाद करते हुए असेंबली इलेक्शन की तैयारियां शुरू की। ताहम लैंड एक्विजिशन बिल के तहत आसाम की जमीनें बांग्लादेश को दिए जाने और मरकज की जानिब से कई वादे वफा न होने पर यहाँ लोगों में नाराजगी है। बदरुद्दीन अजमल ने भी अपनी मुख्तलिफ मीटिंगों में इस बात का खुला इशारा दिया है कि अगर AIUDF की उम्मीदवार कमजोर है तो वहां कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत की तश्कील में AIUDF कांग्रेस के साथ मिलकर किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नाजरीन, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आसाम नॉर्थ ईस्ट के एसोसिएट एडिटर और पॉलिटिकल तज्जिया निगार परागमणि गुप्ता जी। परागमणि गुप्ता जी, आपने देखा कि आसाम में जो इलेक्शन हो रहा है 65 सीटों पर, जो ख़ास बात हमारी इस पैकेज का, हमारी स्टोरी का आखिरी हिस्सा था, वो ये था कि AIUDF ने ये कहा है अपने वोटर से कि अगर हमारा उम्मीदवार यानी AIUDF का उम्मीदवार अगर कमज़ोर साबित होता है तो कांग्रेस को जिताया जाए। क्या इससे ये आसार पैदा हो रहे हैं कि AIUDF, जिसने अभी तक ये कबूल नहीं किया है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, इलेक्शन के बाद, नतीजा आने के बाद कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं? नमस्कार।
ये जो आज भी जो 7 तारीख को इलेक्शन होना है, इस इलेक्शन में फर्स्ट फेज का जो है एक इम्पोर्टेंट रोल होगा बीजेपी का, बिकॉज इन दिस इलेक्शन इस हिस्से पे जो फाइट्स होगा, मूल जो है फाइट्स होगा, ये जो बीजेपी है और कांग्रेस के बीच में होगा, क्योंकि ये जो एरियाज है, ये एरियाज बेसिकली है अपर आसाम, अपर आसाम, इट्स मेजोरिटी डोमिनेटेड एरिया, एंड देन सेकेंड पार्ट इज साउथ आसाम, दैट इज बराक वैली, एंड 15 सीट्स है उधर, 15 सीटें है, और उसमें बीजेपी का भी प्रेजेंस है, यूडीएफ का भी प्रेजेंस है और कांग्रेस का भी प्रेजेंस है। नॉर्थ आसाम जो है, नॉर्थ आसाम अपर आसाम से उसका जो डेमोग्राफी है वो मिला जुला है, सेम है, लेकिन उस पर कुछ दूसरे इशूज है, बॉर्डर इशू विथ अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है, और तीसरा एक है जो बिग डैम अंडर कंस्ट्रक्शन, बड़े जो ये ब्रह्मपुत्र में चाइना नहीं, और आसाम अरुणाचल पे भी इंडिया गवर्नमेंट का जो एनएसपीसी का और प्राइवेट पार्टीज का वो हो रहा है, उसके खिलाफ आसाम में बड़े जोरदार से वो आंदोलन हो रहा है। तो दीज आर द की इशूज, and every Badruddin Ajmal, he is contesting, his party member contesting in 24 seats. Okay. But the only one candidate in Naobisha seat in North Assam, Naobisha seat is a strong candidate only in the Upper Assam and South North Assam area. And then in Barak Valley he is contesting in 9 seats. 9 सीटों में कंटेस्ट कर रहा है 15 सीटों से। बराक वैली में 15 सीट से 15 सीट है और 9 में वो कंटेस्ट कर रहा है। इसमें क्या होगा, एक बात है, क्योंकि हिंदू जो शरणार्थी है, एनडीए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है को जो हिंदू बांग्लादेशी है उनको शरणार्थी के हिसाब से लेंगे, और एक नोटिफिकेशन भी आया है, ये एक बड़ा इशू है। तो बदरुद्दीन अजमल साहब ने जब आईएमडीटी एक्ट रिपील किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त एयूडीएफ का जन्म हुआ था, और वो बेसिकली बोलते थे कि जो मुस्लिम लोग है उसके ऊपर जो टॉर्चर हुआ है उससे बचाने के लिए उन लोगों ने वो फाइट करेगा, और ये उसका जो दावा है वो जारी रखा है। लेकिन इन दिनों में वो एक देखा जा रहा है कि उसके फैमिली से ही सारा पॉलिटिक्स, एयूडीएफ का जो पॉलिटिक्स है वो फैमिली सेंट्रिक है। उसका 2 बेटा, उसका बड़े भाई, छोटे भाई, एंड वो खुद 2 भाई, उसके भाई और अजमल, बदरुद्दीन अजमल एंड सिराजुद्दीन अजमल एमपी है, 2 बेटा एमएलए है। तो इस हिसाब से इस इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि इस पहले चरण में यूडीएफ का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं रहेगा। जो दूसरी चरण है, जो सेंट्रल असम है और निचली असम जो लोअर असम है, उसमें उन लोगों का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। लेकिन जहां हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, ये जो रिफ्यूजी हैं बांग्लादेश से जो आए हैं, या जिनको आप बीजेपी जिनको इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर पेश करती है, ये नॉर्थ आसाम में, अपर आसाम में इनकी प्रेजेंस है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। अपर आसाम में जो है मुस्लिम्स है वो लोग है असमिया, दे आर इंडिजिनस असमीज पीपल, असमिया मुसलमान कहते हैं हम लोग, और वो जो लोग है वो है पुराने वाला कन्वर्टेड मुस्लिम्स, पर वो एबोरिजिनल पीपल है आसाम का, और वो लोग कुल मिला के इतना सेंटीमेंट जो है वो ये लेट माइग्रेंट्स जो है ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं और बाद में जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो उसके जो सेंटीमेंट है और अपर असम का जो सेंटीमेंट है और मिल नहीं कर रहा है। फिर भी थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन सब है। मान लीजिए जोरहाट में 5 से 6,000 वोट, 5 to 6,000 वोट्स है। ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ प्रेजेंस है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा बड़ा इशू क्या होने जा रहा है इस इलेक्शन में? 3 बार हम जानते हैं कि तरुण गोगोई लगातार 3 बार सीएम रह चुके हैं आसाम के। क्या एंटी इनकम्बेंसी, नया चेहरा चाहिए लोगों को, या कुछ ऐसा कुछ है कि जो अब की बार चेंज होने वाला है? क्या महसूस हो रहा है आसाम के इलेक्शन? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस इलेक्शन में क्या है, आसाम में एक चर्चा हो रही है, ये है घर संसार वाला एक फिल्म। तो ये है फैमिली का पॉलिटिक्स। कांग्रेस का जितना सारा उम्मीदवार है, चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई का उसका बेटा एमपी है, तो अभी इस इलेक्शन में देखा गया है कि जो बड़े नेता है उन लोगों का रिलेटिव्स, पीसीसी का जो प्रेसिडेंट है अंजन दत्त, उसका बेटी ने कॉन्टेस्ट किया है इस इलेक्शन में। दूसरा चरण से जो मिनिस्टर है गौतम रॉय, वो उसका बेटा, उसका बीबी भी कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है वो भी डायनेस्टिक हिसाब से है। बदरुद्दीन अजमल का जो ये पहले चरण में उसका रिलेटिव नहीं है, लेकिन दूसरे चरण में डेफिनेटली उसका रिलेटिव्स होगा। इस इलेक्शन में अभी ये अगर आप ये देखें तो इस हिसाब से देखते हैं कि जो माइग्रेंट का इशू है, ये सिर्फ बराक वैली में 15 सीट्स में वो लोग एक इम्पैक्ट डालेगा, तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बाकी सीट्स कुल मिलाकर जो है उसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन असम में एक अभी तक ये जो ओपिनियन पोल्स भी आए हैं और ऐसा दिख रहा है कि अजमल का, बदरुद्दीन अजमल का जो सीट्स था 18, तो एक ओपिनियन ऐसा साल देख के ऐसे लग रहा है कि 18 से वो नीचे आ सकते हैं। बट द थिंग इज दैट एयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल वो किंग मेकर होगा इस बार, क्योंकि जो भी हो, हंग असेंबली का प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा है, वो
कम से कम तो 10-12 उसको मिलेगा ही जरूर, और 12 से ऊपर भी मिल सकता है और 18 के करीब भी मिल सकता है, तो ही विल बी द किंग। ये तो सभी ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि ये हंग असेंबली हो सकती है, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि ये हंग असेंबली होने की वजह कौन है? हंग असेंबली होने की वजह तरुण गोगोई है, कांग्रेस है, या कि सर्बानंद सोनोवाल और मोदी सरकार? देखिए, एक बात है कि 15 साल का ये गवर्नमेंट है कांग्रेस का, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और कुछ डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का, ये डेवलपमेंट ब्रिजेस आ चुकी है, लेकिन बहुत सारा इसे बड़ा इलाका है, रूरल एरिया है, हिली स्टेट्स है, हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, सो इनमें इतना ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है इन कुछ दिनों में, लास्ट 6 महीने में कुछ ऐसा स्कीम लाया है जिसमें वोटर को कुछ कैश पैसा, नगद धन दे सकते हैं, क्योंकि कोई अपाहिज है उसको भी एक स्कीम है, अनमेरिड है उसके लिए भी एक स्कीम है, विडो है उसके लिए भी एक स्कीम है, एक महिला का जो एक आत्मसहायक गुट है उसके लिए भी एक गुट के लिए भी एक कैश बेनिफिट का स्कीम है। तो इस हिसाब से हर कंस्टिट्यूएंसी में 9,000 करीब फैमिली को वो कैश पैसा दे रहे हैं। तो ये जो है ये उसका प्रभाव पड़ेगा इस इलेक्शन में। लेकिन आपने जो बोला है एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग है, और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स है एनडीए गवर्नमेंट का, कुछ उन लोगों का लोकसभा इलेक्शन के पहले जो उन लोगों का प्रतिश्रुति था, जो उन लोगों का प्रॉमिस था, वो फुलफिल नहीं किया है। ये आप चाहे बिग डैम हो, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो, उसमें वो लोग बीजेपी हैज बैक ट्रैक्ड। सो इसका भी बीजेपी जैसे जा सकते थे, लेकिन ये जो उन लोगों का प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है, इसीलिए जो असम का जो वोटर्स है वो देख रहे हैं कि प्रॉमिस किया था पहले, वो पूरा नहीं किया, इस बार भी प्रॉमिस कर रहे हैं, पूरा करेगा या नहीं। मेरे हिसाब से ये लगता है कि कुछ लोग अभी तक कन्विंस नहीं हुआ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी पिछले 2 साल में, जब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आसाम के लोगों से जो उन्होंने वादे किए थे 2014 के इलेक्शन के दौरान, अगर वो उनको पूरा कर देते तो शायद क्लियर मेजोरिटी के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट आ सकती है। डेफिनेटली, निश्चित रूप से, क्योंकि ये आप एक मान लीजिए कि बीजेपी का जो 7 सीट मिले हैं, 14 सीट से वो लोकसभा इलेक्शन में, और जो वोटिंग पैटर्न था उस पैटर्न से आप एक बार वो जो आंकड़े है वो एक बार देख लीजिए, तो इसके पता चल जाता है कि बीजेपी का पोजीशन बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में जो मेजर इश्यूज है उससे बीजेपी हट गए थे, और जो प्रॉमिस किया था उससे जो वो नहीं किया है, कोई अलग तरीके से, अलग ढंग से काम कर रहा है। तो इसीलिए बीजेपी ये क्लियर जो मैंडेट्स है उससे पीछे है, यही रीजन है। नहीं तो ऐसा हो सकता था कि बीजेपी एजीपी के साथ, क्योंकि एजीपी एक स्ट्रांग पार्टी है 1985 पे और 1996 पे 2 बार वो गवर्नमेंट कर चुकी है, तो ये भी स्ट्रांग है। और तीसरा जो स्ट्रांग पार्टी है, यहाँ मैं आपको रोक के एक सवाल पूछूंगा। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वो ये भी कह रहे हैं कि एजीपी में वो बात नहीं है जो पहले थी। एजीपी एक उतना स्ट्रांग एलाई नहीं है बीजेपी के साथ। अगर एजीपी में दम होता थोड़ा, तो बीजेपी अब की बार भी, मतलब ये एनडीए जो है वो कुछ कमाल कर सकता था आसाम में, ऐसा कुछ है? हाँ, बात ऐसा है कि बीजेपी एजीपी का जो इसका जो पावर था, उसका जो प्रभाव था ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चुनाव क्षेत्रों में, वो बहुत कम पड़ गया है। लेकिन आप मान लीजिए कि एक स्ट्रांग मिनिस्टर है रकीबुल हुसैन, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सामूगुड़ी है, सामूगुड़ी में क्या है, एजीपी का कम बहुत घट चुका है, लेकिन अभी भी एजीपी का प्रेजेंस है। मान लीजिए सीएम तरुण गोगोई का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें अभी भी 15,000 से 20,000 तक वोट्स है। तो अगर बीजेपी को 20,000 30,000 वोट मिले, तो ये अगर ये जो अलायंस है, अलायंस के तौर पे उन लोगों को बीजेपी को मिल जाए तो एक रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि एजीपी जो है वो सीट जीतने के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसका एक अपना हिसाब का वोट है, और वो नंबर इतना छोटा नहीं है। मान लीजिए कहीं पे 10 है, लेकिन कहीं पे 30 40 इतना तक भी है। सो अगर ये अलायंस, ये जो है ग्रास रूट में जो इन लोगों का आपस का जो है वो होते, तो कुछ सीट मिल सकते हैं। लेकिन अभी एक बात देख रहा है कि कुछ एजीपी का कैंडिडेट्स है वो नाराज है क्योंकि उन लोगों को सीट नहीं मिल रहा है। बीजेपी का कुछ एजीपी को सीट छोड़े दिए गए हैं, तो वो भी नाराज है। कुल मिलाकर क्या है, ये माहौल है, कंफ्यूजिंग है, और उसका असर रिजल्ट में पड़ेगा। इसीलिए ये आ रहा है कि हंग असेंबली होगा। तो नाजरीन, यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के बाद भी आसाम इलेक्शन को लेकर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि जोरहाट से हमारे नुमाइंदे निलय भट्टाचार्य भी हमारे साथ हों और उनसे भी हम आसाम इलेक्शन पर गुफ्तगू करें।
नाजरीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश असेंबली इंतखाबात 2016। हम आसाम की बात कर रहे हैं। आसाम की 126 सीटों वाली असेंबली में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 78 सीट हासिल की थी। बीजेपी 5 सीटें ही हासिल कर सकी थी, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 18 नशिस्तें अपने कब्जे में की थीं। स्क्रीन पर नजर आ रहे आंकड़े साल 2011 के हैं, यानी पिछले असेंबली इंतखाबात के हैं। आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस को भी 1 सीट मिली थी उन इंतखाबात में और 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार जीते थे। तो ये 2011 के आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें 126 कुल सीटें हैं। आसाम इलेक्शन में 78 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बाद में जिनमें 10 एमएलएज के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और उनकी रुकनियत रद्द कर दी गई थी। बीजेपी के हक में 5 सीटें गई थी और एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उसको 18 सीटें मिली थी और असम गण परिषद को 12 सीटें मिली थी। इसके साथ साथ अगर हम 2014 के इलेक्शन की भी बात करें, जो लोकसभा का इलेक्शन था, 14 सीटें हैं लोकसभा की आसाम में, जिनमें से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक बड़ी कामयाबी थी। कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आई थी और 3 सीटें एआईयूडीएफ ने जीती थी, जबकि 1 सीट पर इंडिपेंडेंट ने कामयाबी हासिल की थी। अब कहा जा रहा है कि तरुण गोगोई को इख्तियार से दस्तबरदार होना पड़ेगा। तो हमारे नुमाइंदे हैं आसाम में जोरहाट में नीलोय भट्टाचार्य जी, बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परागमुनि आदित्य, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे आसाम के इलेक्शन को लेकर। आसाम में किस तरह की सूरत हाल है, सियासी मुबस्सिरीन क्या सोच रहे हैं और इस इलेक्शन में क्या हो सकता है। ओपिनियन पोल के ज़रिए भी लोगों ने अपनी बात कहने की कोशिश की है कि शायद पिछले 15 साल से जो कांग्रेस का वहाँ पर राज चला आ रहा है, तरुण गोगोई लगातार इक़्तिदार में बने हुए हैं, शायद अब की बार उनसे वो ताज छिन जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा परागमुनि आदित्य साहब, अब इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां मुकम्मल करनी थी वो कर चुके हैं। पोलिंग पार्टीज जो हैं वो अपने अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुकी होंगी। एक दिन का वक्त बीच में होता है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस एक दिन के वक्त को अपने लिए यूज कर पाती हैं? कुछ उससे कुछ असर पड़ जाता है एक दिन का? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि असम में क्या है, जो गार्डन्स है, टी गार्डन्स का बहुत, और इस पहली चरण का जो इलेक्शन है इसमें टी गार्डन्स बहुत ज़्यादा है। ऊपरी असम जो है, अपर असम है, वो उसमें टी गार्डन बहुत ज़्यादा है और टी जो गार्डन का लेबरर्स है उन लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इन गार्डन्स में अभी देखा जाता है कि इलेक्शन के अगले रात को कैश पैसा देता है, नगद धन देता है, और जो दारू वगैरह ये सब दे के उसको प्रलोभित किया जाता है। ये एक पुराना वाला प्रैक्टिस है और पहले से ही ये एलिगेशंस है कि कांग्रेस ने ये प्रैक्टिस शुरू किया था और कांग्रेस का वो लोग वोट बैंक जैसा माना गया था। लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें जो टी गार्डन का वोट अपर असम में बीजेपी को ज़्यादा मिला है। सो इस बार इस चरण में ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही गार्डन में प्रभावशाली रहेगा और दोनों के बीच में जो एक कोशिश रहेगा कि ये गार्डन का वोट किसे ज़्यादा मिले। और इसीलिए एक जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि सिक्योरिटी डिटेलमेंट ज़्यादा क्या है, ऑब्जर्वर ज़्यादा क्या है, कि कोई आज रात या कल रात को कुछ ना कर सके, और जो है नगद धन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो धन वितरण है और जो ये बाहुबल फोर्स अप्लाइंग जो मेथड्स है उन लोगों का, वो कोशिश नाकाम रहे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन अलर्ट रहा है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि बगीचा है, बगीचा के जो ये जो लेबरर्स है उन लोगों का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी आज और कल रात को कोशिश करेगा। नीलोय भट्टाचार्य जी से हमारा राब्ता कायम हो गया है। नीलोय के पास एक बार फिर चलते हैं। नीलोय, जैसे इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, अब 4 तारीख को वोट डाले जाने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या इस पर भी नजर रखी जा रही है कि वोटों को बरगलाया ना जा सके, उन्हें पैसा दे के खरीदा ना जा सके?
जी आसिफ, जिस तरीके से पराग ने बताया है कि असम में 4 तारीख को जो चुनाव होने वाली है उसमें मुख्यतः ऊपरी असम के सारे जिलों में चुनाव होने वाले हैं और वहां पे प्रमुख रूप से जो चाय बगीचे समूह है, जो चाय समुदाय के लोग हैं, वो अगर आप पिछले कई दशकों से देखते आए हैं तो वहां पर करीबन जो चाय श्रमिकों का जो वोट है वो आखिरी जो क्षण होता है वहां पे उनको प्रलोभन देकर उनको अपनी तरफ से लाया जाता है। जो कांग्रेस एलिजेंटली ये कांग्रेस का एक फितरत रहा है, लेकिन पिछली अगर लोकसभा चुनाव देखें तो वहां पे बीजेपी ने काफी इनरोड्स इन चाय बागीचों में बनाया है और जो ये प्रथा है वो कई हद तक इसको तोड़ दिया है। अब जो चाय समुदाय के वोटर्स है, चाय समुदाय के जो स्टूडेंट्स यूनियन है, वहां के सारे जो लोग हैं वो बहुत शिक्षित हो चुके हैं। वो अपने जो विवेक है उसको इस्तेमाल करके वोट डालते हैं। जो अपने हक की जो उनका लड़ाई है, जो उनको बहुत सालों से जो उनको वंचित किया रखा गया है उनकी सुविधाओं से, अच्छे घर, अच्छे मकान और पढ़ाई लिखाई की सुविधा, सैनिटेशन की सुविधा और जो एक अच्छा जीवन स्तर बिताने के जो एक लाइफस्टाइल है उससे उनको जो महरूम रखा गया है उसको पाने का जो उम्मीद है वो उस उम्मीद से ही इस बार वोट देने के लिए आएंगे। तो निश्चित रूप से जो वहां पे धन का प्रलोभन देके या बरगलाने की जो बात होती है वोटरों की, वो शायद इस बार इतना दिखाई ना पड़े। लेकिन एक चीज है कि बहुत सुप्त रूप से, बहुत निचली रूप से एक जो बाहुबल जो इस्तेमाल करने की बात है या लोगों को थोड़ा सा एक सबड्यूड रूप से जो एक धमकाने की जो बात है वो शायद कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि अगर ऊपरी असम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाका है जो एक कालीन जो यहाँ पे आतंकवादी से ये प्रेरित हुआ करते थे। तो इस इलाकों में एक अभी भी एक अंडरकरेंट या लहर तो निश्चित रूप से बहती है, लेकिन उससे लोग कितना प्रभावी होते हैं, उसके दबाव में लोग कितने आते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज बहुत ही इस बार देखने जो एक नोटिसेबल है वो है कि जो ये चाय या एथनिक वोटरों की बात कर रहे हैं या जो ट्रेडिशनल मुस्लिम अपर असम की जो मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं, वहां पे जो ये इलेक्शन कैंपेनिंग इतने दिनों से हुई है वहां पर उसका असर निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। शायद इसी वजह से बीजेपी के जितने भी स्टार कैंपेनर है, प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह जी सभी वहां आए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने आप को जो चाय समुदाय के साथ जोड़ने की भी कोशिश किए हैं और जो कांग्रेस के नेता है वो भी इसका कोशिश लगातार करते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ऊपरी असम की जो या अपर असम, साउथ असम और नॉर्थ असम की जो चुनाव 4 तारीख को होने वाली है, ये पहला चरण की चुनाव है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। बिल्कुल बहुत अहम चुनाव होगा ये। लेकिन एक सवाल निलॉय हम आपसे ये करना चाहते हैं, वो ये कि आप इलेक्शन को बहुत करीब से देख रहे हैं। दिल्ली में ओपिनियन पोल के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, वो कुछ जो कहानी बयान कर रहे हैं कि हंग असेंबली होगी। आप क्या देख रहे हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए, निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर तो है ही। 15 साल से कांग्रेस यहाँ पे शासन में रहा है, तो निश्चित रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक लहर है वो है। लेकिन एक चीज है, मैं बताऊं कि अगर अब इस चुनाव को अगर नजदीक से देखने वाली बात है तो वहां ये चीज है कि यहाँ पे अभी जो है ये प्रार्थी केंद्रिक है और पार्टी केंद्रिक है। दोनों ही रूप से वोटर इस चुनाव को देख रहे हैं। एक तरफ जहां पर राजनीतिक दल अपने वोटर्स को एक कांग्रेस, अगर कांग्रेस की बात करें तो वो पिछले 15 सालों से जो उन्नति का काम, जो डेवलपमेंट का काम कांग्रेस ने किया है, उसके बदौलत, उसके बलबूते कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो आने वाले समय जब अगर बीजेपी का सरकार हो तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट आने वाली है उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन एक चीज बहुत अहम है कि वोटर्स इस बार किसी भी राजनीतिक दल के जो प्रलोभन है उसमें वो नहीं आ रहे हैं। वो दोनों ही समीकरण को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो निश्चित रूप से जो शुरुआती वक्त था चुनाव के प्रचार जब शुरू हुआ था तब, लेकिन बीजेपी का एक अपर स्विंग था, लेकिन वो कांग्रेस ने धीरे धीरे उसका जो ग्राउंड है वो गेन कर लिया था। उसके बाद बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को यहाँ लाए, लगातार कैंपेनिंग किया। और प्रधानमंत्री, आप जो भी बोले, कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि प्रधानमंत्री का वो मैजिक अभी नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री वोटरों को हालांकि लोकसभा चुनाव में अपने पास अपने हक में वो खींच पाए थे, लेकिन असेंबली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरा पूछिए तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का अगर वो कम हो गया, खत्म
लोग हैं इस बार सभाओं में। निलय, आपकी आवाज हमें सही नहीं आ रही है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पराग जी, जो जानकारी दी है उन्होंने कि जिस तरह से पहले हुआ करता था, चाय बागान के लोगों को जिस तरह से कांग्रेस कहिए या कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी सरकार में हुआ करती थी, वो उनको लालच दे के एक, चाहे आप उसको कैश कहिए या कोई और जरिया कहिए, कि उसके जरिए वोट ले लिया करती थी, लेकिन अब की बार उसमें कुछ कमी आने की उम्मीद है। ये इसकी वजह क्या है? या इसकी वजह दो है। एक है कि अभी बागीचा में पहले बीजेपी का जो है प्रेजेंस नहीं था, ओपोजिशन का प्रेजेंस बहुत कम था। दूसरा एक है जी कांग्रेस का जो शाही मजदूर का जो ऑर्गेनाइजेशन है ACMS, असम शाह मजदूर संघ, उसका प्रभाव भी बहुत कम हो गया है। तीसरा है कि जो शाही मजदूर ये जो फैमिलीज का है, उन लोग का जो स्टूडेंट्स है, उन लोग का एक बहुत प्रभावशाली संगठन है, वो है अच्छा, तो उन लोग का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया है और वो लोग अभी अलर्ट है। तो ये 3 रीजन है। और एक दूसरा है कि जो इलेक्शन कमीशन का अलर्टनेस है। फिर भी मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, इस इलेक्शन में निलय अभी जोरहाट में है, ये इस इलेक्शन में एक फाइनल है कि एक तय है कि चीफ मिनिस्टर इस इलेक्शन में तय होगा, और दूसरी चरण में जो किंग मेकर होगा वो तय होगा, क्योंकि जो तरुण गोगोई है एक तरफ, दूसरी तरफ सर्बानंद सोनोवाल है, दोनों ही जोरहाट का 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहा है। और डेफिनेटली नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर है वो ये इस चरण में ही डिसाइड होगा, और दूसरी चरण में आजमल का फ्यूचर डिसाइड होगा। एंड ये बात ये अभी ये चर्चा चल रही है कि आजमल किंग मेकर होगा, तो पहले चरण में राजा निकल जाएगा और दूसरे चरण में किंग मेकर निकल जाएगा, ऐसा है। और जोरहाट will be deciding who will be the next chief minister। बिल्कुल, जोरहाट जो है वो सियासी मरकज है इस वक्त आसाम के इलेक्शन का। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि जो 65 सीटें हैं जिनमें पहले मरहले में, पहले फेज में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ कांग्रेस की 2011 में क्या सूरत हाल थी, क्या हालत थी, कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी 78 में से? एक बात है, देखिए, पहला है कि जो ये पहली चरण का जो अपार असम है उसमें 26 सीट बोकाखात से शुरू होता है सदिया तक। जो ये 26 सीट है, ये 26 सीट ही डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट किसका होगा। आप जो ये 2001 का देखिए, 2006 का देखिए, 1996 का देखिए, 85 का देखिए, तो ये 26 सीटों से जो आते हैं उसका क्लीन स्वीप हो जाता है रिजल्ट में। लास्ट इलेक्शन में क्या है, कांग्रेस का क्लीन स्वीप था। बात ये इस इलेक्शन में एक है कि बीजेपी का डोमिनेंस इस सीटों में अच्छा है। अभी एक ही क्वेश्चन है कि एजीपी का कितना वोट बीजेपी को मिलेगा, जिसमें बीजेपी कंटेस्ट कर रहे हैं, और बीजेपी जहां एजीपी कंटेस्ट कर रहे हैं कितना वोट मिलेगा, इसके ऊपर निर्भर करेगा। एक बात तो सही है कि चीफ मिनिस्टर से लेकर स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर्स एंड बाकी सब जो सारे हैं, कुल मिलाकर कांग्रेस का जो हिस्सा है करीब 50 के आसपास है, वो इस चरण में आ गए थे। लेकिन इस कुछ सीटों ऐसा है जो कांग्रेस अगले इलेक्शन का पहले फेज में नहीं है, कुछ ज्यादा सीट इस बार जुड़ गए हैं। बिल्कुल, तो बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है पहले फेज में भी। इस बार कांग्रेस को एक जबरदस्त चैलेंज बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी इस बार मरकज में बहुत मजबूत पोजीशन में है, और जहां तक वजीर आजम मोदी के जादू का सवाल है, उसका भी उस पर भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क है कि वो जादू बरकरार है या नहीं। ये इलेक्शन के नतीजे बताएंगे, लेकिन पहले फेज का इलेक्शन 4 तारीख को है। नाजरीन, यहाँ एक और मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे मगरिबी बंगाल में होने जा रहे पहले फेज के इलेक्शन की। 4 तारीख को मगरिबी बंगाल में भी पहले फेज के इलेक्शंस होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर एक बार फिर से खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं असेंबली इंतखाबात 2016 की। बात करेंगे मगरिबी बंगाल में होने वाले इलेक्शंस की। मगरिबी बंगाल में 294 असेंबली सीटों के लिए पहले मरहले के तहत 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले की वोटिंग के लिए
तमाम सियासी जमातों ने अपनी ताकत झोंक दी है। हर पार्टी इस असेंबली इलेक्शन में बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद लगा रही है। पहले मरहले के तहत 4 अप्रैल को 18 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बंगाल में पहले मरहले के तहत 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले की वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो माओवादियों का गढ़ समझा जाता है। 2007 से 2011 तक जंगल महल का ये पूरा इलाका माओवादियों के कब्जे में रहा था, जिस पर कुछ हद तक हुकूमत ने काबू पाया है। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत 4 अप्रैल को 18 सीटों के लिए वोटिंग होगी। उनमें मगरबी मिदनापुर की 6 सीटें, नयाग्राम, गोपी, बल्लभपुर, झाड़ग्राम, शालबनी, मिदनापुर, बैनपुर, पुरुलिया की 9 सीटें, बिंदवन, बलरामपुर, बागमंडी, जौनपुर, पुरुलिया, मानबाजार, काशीपुर, पारा और रघुनाथपुर, बांकुड़ा की 3 सीटें, रानीबंद, रायपुर और तालडांगरा शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जो माओ नवाजों का गढ़ हैं। ताहम किशन जी की मौत के बाद यहाँ नक्सलियों के असरात कम हुए हैं, जबकि अपोजिशन का इल्जाम है कि इन इलाकों में माओ नवाजों को तृणमूल कांग्रेस ने ही बढ़ावा दिया और तमाम माओ नवाज लीडर सुबह तृणमूल लीडर होते और रात में माओ नवाज, और यही वजह है कि तृणमूल के इक़्तिदार में आने के बाद इन इलाकों में नक्सलियों के असरात कम हुए। दूसरी जानिब ये इलाके मगरबी बंगाल के सबसे पसमानदा इलाके के तौर पर जाने जाते हैं। तृणमूल हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद माओ नवाजों पर लगाम लगाने की जानिब तवज्जो दी। साथ ही ममता बनर्जी ने कई प्रोजेक्टों का ऐलान किया, जबकि लेफ्ट ने इन प्रोजेक्टों को साबिका लेफ्ट हुकूमत की मरहून मिन्नत करार दिया। यहाँ 2 रुपए किलो चावल, कन्याश्री, साइकिल की तकसीम को ममता हुकूमत का अहम काम माना जाता है, जिसने इलाके के लोगों को राहत पहुंचाई। साथ ही यहाँ पानी की फराहमी व रोड बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिस पर अपोजिशन का कहना है कि ये मरकजी स्कीमें थीं जिस पर ममता हुकूमत ने वाहवाही लूटी। एक जमाने में ये इलाके लेफ्ट का भी मजबूत गढ़ रहे हैं। ताहम माजी पर नजर डालें तो माओ नवाजों के हाथों साबिका लेफ्ट हुकूमत बेबस नजर आती है। यही वजह है कि माओ नवाजों के हाथों सबसे ज्यादा खून यहाँ लेफ्ट लीडरों का ही हुआ। वहीं लोकसभा इलेक्शन में भी यहाँ लेफ्ट को करारी शिकस्त मिली। पुरुलिया और बांकुड़ा में लेफ्ट का खाता तक न खुल सका। जंगल महल में 2 पार्टियों की और मजबूत पकड़ है, वो है कांग्रेस और लेफ्ट इत्तेहादी फॉरवर्ड ब्लॉक। वजीर आला ममता बनर्जी बार बार इस बात को दोहरा रही हैं कि जंगल महल में शांति है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि इस शांति के लिए सिर्फ अकेली हुकूमत ही जिम्मेदार नहीं है। लेकिन 2011 के असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने सियासी कैदियों की रिहाई का जो वादा किया था उस पर अमल नहीं किया जा सका। न ही 2016 के असेंबली इलेक्शन में इस ताल्लुक से कोई आवाज़ उठाई गई है। सियासी कैदियों की रिहाई को लेकर यहाँ के लोगों में नाराजगी है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि सड़क और बिजली और पानी के लिए जो स्कीमें बनाई गई वो अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया। बहरहाल जंगल महल का माहौल पुरअमन है और ये पुरअमन माहौल किस पार्टी के हक में कितना बेहतर होगा ये देखना अहम है। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, ईटीवी न्यूज़, मिदनापुर। बिल्कुल, कई अहम मसाइल हैं जिन पर गुफ्तगू होगी और जिनको बेस बनाकर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। लेकिन आइए पहले एक नज़र डालते हैं उन सीटों पर जहां ये इलेक्शन हो रहा है। ख़ासतौर से 2011 के ताल्लुक से अगर हम देखें तो 184 सीटें, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री उस वक्त कहा गया था, तृणमूल कांग्रेस को मिली थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को 42 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा था, जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनको 62 सीटें मिली थी। अगर उसका सेग्रीगेशन किया जाए, सीपीएम को 40 सीट मिली थी, सीपीआई को 2 सीट मिली थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 11 सीट्स मिली थी, माफ कीजिएगा, आरएसपी को 7 सीट्स मिली थी और दीगर 2 छोटी छोटी पार्टियों को 1-1 सीट मिली थी। जबकि बीजेपी ने 2014 में जो एक ज़मनी इंतखाबात हुए थे, बाईपोल में एक सीट पर जीत का अपना अलम फहराया था, जीत का झंडा
फहराया था। तो बीजेपी की भी एक तरह से एंट्री हो चुकी है मगरिबी बंगाल में। हालांकि वो 2011 के इलेक्शन में नहीं हुई थी। 2014 के सितंबर में बीजेपी ने एक सीट जीती थी मगरिबी बंगाल की असेंबली में, एक एमएलए बीजेपी का है। इस बार मगरिबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में ऐसे उम्मीदवार भी मैदान में हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं, और इस बात का एतराफ़ खुद उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में किया है। इस सिलसिले में मगरिबी बंगाल इलेक्शन वॉच ने अपनी रिपोर्ट शाये की है, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 133 उम्मीदवारों में से 21 उम्मीदवारों के खिलाफ कत्ल, असमत दरी और डकैती के जैसे बड़े जुर्म में उनके नाम हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। आइए इस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट शाये करते हुए उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज मामलात का इंकशाफ किया। मगरबी बंगाल इलेक्शन वॉच के मुताबिक पहले मरहले के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 133 में से 21 उम्मीदवारों के खिलाफ मुख्तलिफ फौजदारी के मामलात दर्ज हैं, जिनमें कत्ल, इस्मत दरी, अगवा, डकैती और ख्वातीन के खिलाफ जराइम की कोशिश वगैरह खास तौर पर शामिल है। तंजीम के मुताबिक इस बात का एतराफ खुद उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में किया है। क्रिमिनल चार्जेस का सामना करने वालों में तकरीबन हर पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं। फेज 1 के लिए बीजेपी के कुल 18 उम्मीदवारों में से 3, जबकि तृणमूल कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों में से 2, कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों में से 2 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 11 उम्मीदवारों में से 1 के खिलाफ संगीन मामलात दर्ज है। फेज 1 के लिए होने वाले इंतखाबात में कुल 163 उम्मीदवारों में से 37 उम्मीदवारों के खिलाफ भी मामलात दर्ज हैं, जिनमें से 32 के खिलाफ काफी संगीन मामलात दाखिल हैं। आसनसोल इंतखाबी हलके में सीपीआई के हेमंत प्रभाकर के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज है। वहीं दीगर 6 उम्मीदवारों पर इक़दाम कत्ल के मामले चल रहे हैं। बीजेपी के 12, तृणमूल कांग्रेस के 10, सीपीआईएम के 7 और कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं। जिन इंतखाबी हलकों में 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ मामला दर्ज है, उसे रेड अलर्ट हलका करार दिया गया है। पहले मरहले के लिए होने वाले इंतखाबात में मगरबी मिदनापुर जिले में सालबोनी और पुरुलिया जिले को रेड अलर्ट हलका करार दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो नाजरीन, इस वक्त कोलकाता में हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज मौजूद हैं। आइए चलते हैं सीधे शबाना एजाज के पास। शबाना, इलेक्शन की जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से वो पूरी हो चुकी हैं। 4 तारीख को अब पहले मरहले की जिन 18 सीटों पर इलेक्शन है, क्या सूरत हाल है? क्या दीदी वापसी कर रही हैं या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, सबकी नजरें हैं कि 4 तारीख को जो पहले मरहले की पहली तारीख के तहत वोट डाला जाएगा, तो कौन वापसी करेगा और किसके हिस्से में क्या आएगा, उस पर सबकी नजर है। और क्योंकि पहले मरहले में जंगल महल जैसे एरिया से पुरुलिया, बांकुड़ा और मगरबी मिदनापुर इलाकों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस पर लोगों की नजरें हैं, क्योंकि ये वो इलाका है। आप देखें कि अगर ममता बनर्जी ने पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा कहीं का दौरा किया है तो वो था पहाड़, दार्जिलिंग और दूसरा था जंगल महल। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जंगल महल को शांत रखने की, माओवादियों से पाक रखने की कोशिश में थी, और यही उनका पैगाम था कि अगर जंगल महल खामोश होगा तो यहाँ के लोग जो है, जंगल महल अगर शांत होगा तो यहाँ के लोग उनके साथ आएंगे। बहरहाल 4 तारीख की नजरें हमारी भी नजरें होंगी कि किस तरह से लोग घरों से बाहर निकलकर बेखौफ होकर वोट डालते हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियां की हैं, और जिस तरह की भी शिकायतें मिली थी, कोई भी अफसरान को जिस तरह के तबादले हुए पिछले इस महीने में, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुद पुलिस कमिश्नर को भी हटाने का आदेश दिया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि जंगल महल का इलाका है, माओवादियों का जो है यहाँ पे असर काफी रहा था, ये गढ़ रहा था, तो इन इलाकों में किसी तरह की कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयारी के साथ जो है वो
मैदान में कूद पड़ी है और तमाम तर सियासी लीडरान ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी आज, और अब इंतजार है कि लोग घरों से बाहर निकले और वोट डालें। हमारे साथ सियासी तज्ज़िया निगार भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार नजर रही हैं, पूछेंगे पहले मरहले के इलेक्शन में किस तरह के जो मुद्दे हैं वो अहम होंगे और इलेक्शन किस तरह का होगा। पहले मरहले में 5 इलाकों में इलेक्शन 4 तारीख को होने जा रहा है और इस लिहाज से ये इलाके बहुत ही अहम हैं, चूँकि इन इलाकों पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है। ममता बनर्जी ने सबसे ज़्यादा दौरे पहाड़ी इलाके और जंगल महल, मिदनापुर, पुरुलिया जैसे इलाकों का किया है और इन्हीं इलाकों में इलेक्शन होने हैं। इस वजह से अंदाज़ा यही किया जा रहा है कि इस इलाके में कोई फैसला कुन नताज बरामद होने का इम्कान है। मगर इस इलाके से जो खबरें हम लोगों को मिल रही हैं उससे ऐसा अंदाज़ा होता है कि इस इलाके के लोग मौजूदा हुकूमत से बहुत मुतमईन नहीं हैं, चूँकि इस इलाके में नक्सलवादियों को साथ लेने की कोशिश की गई, मगर जिस तरह उनके लीडर का कत्ल हुआ उससे एक एतमाद जो बना था नक्सलियों का, वो उस एतमाद को ठोकर लगी है और लोग अभी भी नक्सलवादी की तरफ बहुत ज़्यादा कहा जाए कि बहुत ज़्यादा लोगों ने सरेंडर नहीं किया है। इसके अलावा एक के बाद दिगरे जो पिछले दिनों कई वाक़यात ऐसे हुए जिससे कहा जा सकता है कि करप्शन की जो फिजा है वो टीवी के ज़रिए नाराद का जो वाक़या हुआ जिसमें मिनिस्टर और एमएलए और एमपी को पैसे लेते हुए दिखाया गया, और फिर आज जिस जगह हम खड़े होकर बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक उड़ाल पुल कहा। जिस तरह से जंगल महल की अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उसको लेकर जिस तरह से 2011 के असेंबली चुनाव में जो मुद्दा बना था, आप देखेंगे छत्रधर महतो अभी भी जेल में है, वो कहीं ना कहीं एक नाराजगी है कि जो वापस आना चाह रहे थे असल धारे में वो उनको जो है वो मौका नहीं मिला। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि नक्सलवादी के लीडरों का कत्ल हुआ और जिन लोगों को जेल में रखा गया वो लोग भी उनको आज़ाद कराने की जो कोशिशें की गई थी और जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरा नहीं हुआ। इस वजह से जो नक्सलवाद हैं और जो तशद्दुद पसंद लोग हैं, इन लोगों में भी अभी तक वो एतमाद बहाल नहीं हो सका है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इससे ऐसा लगता है कि इससे हुकूमत के ऊपर एतमाद में कमी आई है और करप्शन के सिलसिले में जो टीवी में जो कवरेज हुआ है उससे भी लोगों को एतमाद को झटका लगा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस इलाके में मुकाबला इतना आसान नहीं होगा जैसा कि ममता बनर्जी और उसकी पार्टी ने उम्मीद की थी। और जो कैदियों का मसला है उस पर भी आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि उनको छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। इससे इस इलाके के लोगों में एतमाद की बहाली नहीं हो पाई है। तो इस इलेक्शन में ये एक ज़बरदस्त मुद्दा रहेगा और इस पर कहा जा सकता है कि इलेक्शन में लोगों का एतमाद पूरे तौर पर हम मौजूदा हुकूमत में एतमाद नहीं पाते हैं, तो इससे इनके खिलाफ वोट पड़ने का अंदेशा जाहिर होता है। बिल्कुल, जिस तरह से नक्सलियों ने उम्मीद जताई थी कि उनको जो है वो जिस तरह से जिंदगी के मेन धारे में वो वापस आएंगे, वो कहीं ना कहीं वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल जंगल महल शांत है और इसमें हुकूमत ने एक बड़ा काम किया है। और दूसरी बात ये कि जो तरक्याती काम थे हालांकि पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन उन तरक्याती कामों को जो है वो किसी तरह से हुकूमत ने, खासकर जो 2 किलो चावल की जो बात थी वो जो है इन इलाकों में काम करेगा। बहरहाल अब देखना है कि 4 तारीख का जो इलेक्शन होगा लोग कितना घरों से बाहर निकलकर वोट डालते हैं और बेखौफ होकर वोट डालते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जिस तरह से बंगाल की दीगर रियासतों में लोग बेखौफ होकर वोट डालते हैं वो इस बार जंगल महल में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 2011 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं नक्सली एक बड़ा मुद्दा था। और अगर ममता बनर्जी ये कह रही है कि जंगल महल खामोश है तो ये जंगल महल शांत है, तो ये शांति बिल्कुल आमतौर पर जो बंगाल के दीगर रियासतों में देखी जाती है वो शांति जो है वो इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पर वोट डालते हुए लोग शांति के साथ नजर आते हैं कि नहीं। बहरहाल लोगों की नजरें, हम सब की नजरें पहले मरहले की वोटिंग पर है, क्योंकि यहीं से रियासत को जो है वो एक पैगाम भी मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने स्टूडियो में जहाँ आसिफ हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना। तो पराग मुनियादित्य साहब, हम आपकी तरफ आते हैं।
एक बात बार बार कही शबाना ने के ममता बनर्जी भी कहती हैं और ये माना जाता है कि जंगल महल शांत है, लेकिन किशन जी की हलाकत के बाद, उनकी मौत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, वहाँ लोगों के जहन में ये भी है कि सरकार ने जिस तरह से उनके साथ वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। बात हुई वहाँ पर सड़क, बिजली और पानी की, वो भी जो तरक्याती काम है, जो प्रोग्रेस है, वो भी डिले हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग, जो प्रोफेसर सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि लोग इतना इसके बाद भी मुतमईन नहीं है। क्या लगता है, क्या दीदी को कोई धक्का लग सकता है? हालांकि उनकी जीत की उम्मीद पूरी तरह से जताई जा रही है। जंगल महल ऐसा एक इलाका है जो माओवादी पीड़ित इलाका है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है, आसाम हो, कश्मीर हो, दूसरे जो स्टेट्स हो जो उग्रवादी पीड़ित इलाका है, उसमें एक देखा जाता है कि उसका जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत कम होते हैं, क्योंकि अभी भी किशन जी की मौत के बाद उधर अभी भी बहुत बड़े माओवादी की लीडर है और उन लोगों का जो प्रभाव है वो है जंगल महल में। और दूसरे जो इलाका है, मिदनापुर है, नयाग्राम है, कुमारग्राम है, ब्राह्मणग्राम, पुरुलिया और बाकुला, उस इलाका में कुछ हिस्से में माओवादी का प्रेजेंस है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ये होगा कि वो कितने जो पोलिंग परसेंटेज है वो कितना होगा, क्योंकि माओवादी के प्रभाव रहेगा। एंड हमने देखा है कि वो कश्मीर में भी देखा है, जब एक बड़ा टेररिस्ट लीडर, जो उग्रवादी लीडर जब मर जाते हैं, उसका एनकाउंटर होते हैं, तो उसका जो है इमोशनल सपोर्ट उनका पार्टी को मिलते हैं। तो ऐसा इस हिसाब से रियासत के खिलाफ उन लोगों का मुद्दा है। और ये एक दूसरा एक चरण है, दूसरा एक जो है बंगाल के इलेक्शन में, वो है चिट फंड कंपनीज। आपने देखा है कुछ दिनों से दीदी का शासन में चिट फंड कंपनीज है, उसमें रूलिंग पार्टी का जो लीडर्स है, मिनिस्टर है, वो भी फंस गए हैं और करोड़ों की शारदा चिट फंड दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और इनमें से जो पीड़ित लोग है वो ग्राम का, रूरल एरिया का लोग है, ये भी है। और बिजली पानी का प्रॉब्लम जो है वो है। इसमें इस एरिया रीजन में दीदी का जो पार्टी है, टीएमसी का जो सपोर्ट है वो बोल रहा है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि माओवादी का प्रेजेंस अभी भी है। सो इस इलेक्शन में ये डिसाइड होगा कि पोलिंग परसेंटेज कितना होगा, कितने लोग घर से बाहर आके अपना वोट डाल सकते हैं। पोलिंग परसेंटेज पे बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड करता है। नाजरीन, हम आज बात कर रहे थे आसाम और मगरबी बंगाल में 4 तारीख को होने वाले पहले फेज के इंतखाबात की। हम लगातार, जब तक ये इलेक्शन चलेंगे 16 मई तक, हम लगातार अपनी इस खास पेशकश में आते रहेंगे, आपको तमाम तरह की जानकारियां देते रहेंगे। और ईटीवी उर्दू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ग्राउंड पर जो इलेक्शन वाले दिन 4 तारीख को हम आपके साथ फिर आएंगे और फिर देखेंगे वहाँ पे किस तरह से लोग, कितने परसेंटेज में लोग वोट डाल रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग लाइनों में लग के वोट डाल रहे हैं। ये बड़ी बात है जो शबाना ने भी कही और आप भी कह रहे हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट पोलिंग हो रहा है, उसी पर डिपेंड करेगा कि ममता जो हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है या अपोजिशन को फ़ायदा मिल रहा है। किशन जी के मौत के बाद ये होता है कि उनको जो इमोशनल सपोर्ट है वो मिलेगा ही, जो असम में भी हमने देखा है, बंगाल में भी देखा है पहले, और कश्मीर में भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि अभी भी जंगल महल में कितना सपोर्ट है। ऐसा खबर आ रहा है कि सपोर्ट अभी भी है और एक डोमिनेटिंग फैक्टर है माओवादी। बिल्कुल डोमिनेटिंग फैक्टर है माओवादी। और जो जंगल महल है, ख़ासतौर से मगरबी मिदनापुर, जहाँ ये 18 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है 4 तारीख को, सीटें तो 18 ही हैं लेकिन फैसला यहाँ से बड़ा आ सकता है। नाजरीन, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।